हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं BMMC सफ्तारजंग में पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इस पूरी सीरीज़ का मोटिव बता देना चाहता हूँ। इस सीरीज़ का मोटिव ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उन्हें हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं रिवीजन शीट्स में। जो रिवीजन शीट्स हम अपने टाइम पे यूज़ करते थे वो सारे मटेरियल हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहली बात तो आपका टाइम बचेगा रिवीजन करने में, और दूसरी बात जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगी। अब रिवीजन शीट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेस्ट आ रहा है आपने तभी इसे खोलना है। दिन में किसी भी टाइम मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, इसे खोलिए पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बार उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद रहने वाली है। तो अब बात करते हैं आज के चैप्टर की। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में NCERT में थ्योरी के नाम पे काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जो कि नीट के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारे मेन टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये 6 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले आयन डायपोल इंटरेक्शन, जो नाम है वह एक्सप्लेनेशन है बिटवीन आयन्स एंड पोलर मोलिक्यूल्स। आयन्स एंड पोलर मोलिक्यूल्स का आप सबको पता ही होगा। ऐसे ही आयन इंड्यूस्ड डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। इनकी इंटरेक्शन एनर्जी आपस की इसी ऑर्डर में डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। और जो लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं इसकी इंटरेक्शन एनर्जी R से इस रिलेशन में होती है। इसे अब याद कर लेना, कॉमनली पूछ लेते हैं। तो इसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सबने। उसके बाद आ जाते हैं गैस लॉस। 3 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गॉस-लूसेट्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उससे ये रिलेशन निकलता है और ये कॉमन डायग्राम है जो इसमें पूछा जाता है। बॉयल्स लॉ पे मेनली क्वेश्चन डायग्राम्स पे ही आते हैं, तो अब नीट प्रेप की साइड पे जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलते हैं कर लेना, फ़ायदा रहेगा। उसके बाद चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T प्रोवाइडेड P कांस्टेंट है। ऐसे ही गॉस-लूसेट्स लॉ। ये इक्वेशंस हैं, इनसे आगे आइडियल केस इक्वेशंस बन जाती है। PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT में R क्या है? R है गैस कांस्टेंट। R की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। इन्हें ये आपको मस्ट है आनी चाहिए, और ये यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये यूनिट के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और आप वैल्यू पुट कर देते हैं R की और उसका पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद ये 2 कन्वर्जन्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन है, ये याद कर लेना, इस पर कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है। फिर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी सिंपल है, जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम होता है। P गैस इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ऐसे ही अगर आपको PA निकालना है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P टोटल से निकाल सकते हो। उसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी सिंपल चीज़ है, जितनी ज़्यादा चीज़ डेंस होएगी, जितने ज़्यादा उसका मास होएगा उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होएगा। इसमें आपको बस ये याद करना है कि वो रूट पर डिपेंडेंट होती है। उससे 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। इस पर आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते होते हैं नीट में। उसके बाद है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें थ्योरी के नाम पे 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं जो आप सबको पता ही होंगे और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये फॉर्मूला है जो आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो U है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपको ये नहीं पता। उसके बाद PV इज इक्वल टू 2/3 KE। इस रिलेशन से प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसी और चीज़ पे नहीं। न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होएगा। तो हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ गैसेज हैं 3 टाइप की। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। इसमें भी सिंपल आइडियल ग्राफ ही है जो होता है। इसमें आपको जो मेन चीज़ याद करनी है वो है कि टेम्परेचर वेरिएशन क्या आती है कर्व में। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि मैं T1 से T2 में जा रहा हूँ, तो जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, उससे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, पर जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आइडियल रेंज में है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रेंज में, वो कम होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z का सीधा सीधा फॉर्मूला है V रियल बाई V आइडियल। अब Z के 2 ही केस हो सकते हैं, या तो 1 से ज़्यादा होएगा या 1 से कम होएगा। पहला केस, अगर Z 1 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब कि V रियल आपकी V आइडियल से ज़्यादा है, तो मोलर वॉल्यूम ज़्यादा होगी आइडियल वॉल्यूम से।
और वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब रिपल्सिव फोर्सेज हैं पार्टिकल्स में, तो उससे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस है z लेस देन 1, मतलब नेगेटिव डेविएशन है। अब z लेस देन 1 है मतलब वो पास होंगे, उनकी वॉल्यूम कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी और वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद जो कॉमनली न्यूमेरिकल आते हैं होते हैं एक्सटेंट ऑफ डेविएशन पे। जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होते हैं इसके बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में, पर बेसिक नॉलेज के लिए मैं ऐसे सोल्व करता था कि ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैसेस के भी काफ़ी प्रैक्टिकल रीजंस हैं, थ्योरेटिकल रीजंस हैं, पर सबसे इजी वे है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे और मोलिकुलर मास पे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, आपस में फोर्स इंक्रीज हो रही है। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन का भी ये सेम ऑर्डर होगा। उसके बाद है बोल्स टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेन डेर वाल्स करेक्शन। ये इक्वेशन है, इसमें आपको मेनली क्या याद होना चाहिए, ए के रिप्रेजेंट करता है और बी के रिप्रेजेंट करता है। ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है यूनिट पे, यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी। इससे आप सीधा याद भी कर सकते हैं, याद नहीं हो रही तो चिंता वाली बात नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला से आराम से निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पे p और an² बाई v² की डायमेंशन सेम होंगी तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप सबने। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट है आपको पता होना चाहिए, जब प्रेशर लो होता है तो नेगेटिव डेविएशन शो करती है गैस, और जब हाई प्रेशर होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि H2 और He जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। अब उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इस पे एम्स में कॉमनली क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी। ये फॉर्मूला है क्रिटिकल प्रेशर। अब अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको पार्टिकल्स को पास लाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जिस पे गैस आपकी गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आपको गैस को लिक्विड में करना है तो आपको उसे फ्रीज करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाने पे आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेट ऑफ लिक्विफिकेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है TC पे। ये क्यों होता है, सीधा सीधी बात है, आपको टेम्परेचर कम करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम करना होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपका TC जितना ज़्यादा है उतना आपको कम करना होगा और आसानी से आपकी गैस लिक्विफाई हो पाएगी। दूसरा ये है, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन पहले से होगी उतनी आसानी से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और क्रिटिकल वॉल्यूम ये सिंपल है, वॉल्यूम है TC एंड TP पे। इसका फॉर्मूला होता है, अब याद कर लेना। उसके अलावा ये रिलेशन है क्रिटिकल पॉइंट पे PV और T के बीच में, ये आपको याद होना चाहिए सीधा सीधा। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है, 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं NCERT में। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, 2 इतनी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। जो नहीं है वो है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। इन दोनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सफिशिएंट है। इनका आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए। अब जैसे वेपर प्रेशर है, ये सिंपल है, जब आपकी गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होएगी तो जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करेगी वो होगा वेपर प्रेशर। अब इसमें भी पहला पॉइंट सिंपल है, जितनी ज़्यादा फोर्सेज होंगी आपस में उतनी कम गैस इवेपोरेट होएगी और उतना कम ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट होएगा। दूसरा है टेम्परेचर। अब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा गैस होएगी और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होएगा। तो इस पर कंपैरिजन के क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सिंपल ही है, वो टेम्परेचर जिसमें आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको वेपर प्रेशर करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा ही आपको टेम्परेचर हाई करना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और आपका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा कम है आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, उतना आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर देना होगा। इस पर कॉमन यही एसेशन रीज़न आ सकता है कि हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है और कुकिंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में मेन यही था। ये वो रिवीजन शीट है जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू।